अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मथुरा ईदगाह और बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद पर दावा पेश किया है। परिषद के हंगामी इजलास में इन दोनों मुकामात के ताल्लुक से राम मंदिर की तरह तहरीक चलाने का फैसला किया गया। इस मीटिंग में अखाड़ा परिषद के 13 नुमाइंदों ने शिरकत की। अखाड़ा परिषद के जनरल सेक्रेटरी महंत हरिगिरी ने इजलास की सदारत की। मीटिंग में मुल्क में जल्द ही कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद पर कब्जे के लिए तहरीक चलाने का फैसला किया गया। आगरा में वाक़ शौरा आफाक ताजमहल को 21 सितंबर से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसके साथ साथ आगरा के लाल किले को भी आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 187 दिनों बाद लोग ताज का दीदार कर सकेंगे, लेकिन एक दिन में सिर्फ 5000 सयाह ही ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। टिकट ऑनलाइन ही खरीदी जा सकेगी। ख्याल है कि कोरोना वबा की वजह से मोहब्बत की निशानी कहे जाने वाले ताजमहल फिलवक्त बंद है। देखिए, जिला प्रशासन के निर्णय के अनुसार ताजमहल और आगरा किला 21 सितंबर से दर्शकों के लिए खोले जाएंगे। इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं सबका पालन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए मार्किंग कर ली गई है। गेट पर प्रत्येक विजिटर का जो है टेम्परेचर चेक किया जाएगा, नोट किया जाएगा। बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। दर्शकों के हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा और समय समय पर स्मारक परिसर को भी सैनिटाइज किया जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण यह है कि किसी प्रकार से फिजिकल टिकट नहीं दी जाएगी, टिकट काउंटर नहीं खुलेंगे। केवल ऑनलाइन टिकटिंग जो कि वेबसाइट या मोबाइल ऐप के थ्रू या QR कोड स्कैन करके गेट से ही प्राप्त की जा सकती है, केवल उनके ही मार्फत प्रवेश दिया जाएगा। एक दिन में कितने लोगों की एंट्री कराई जाएगी? ताजमहल के लिए कैपिंग हम लोगों ने जो रखी है वो 5000 दर्शक प्रतिदिन का है। आप कह सकते हैं कि 2500 2 स्लॉट में जाएंगे, 2500 2 बजे के पहले और 2500 2 बजे के बाद। और आगरा किला के लिए ये संख्या जो है 2500 है। राजस्थान में 5.5 महीने से बंद मजहबी मकामात को आज से खोल दिया गया। अजमेर में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह भी आज से खोल दी गई। इसके बाद बड़ी तादाद में लोग ज़ियारत के लिए हाजिर हुए। ताहम ज़ायरीन को फूल और चादर पेश करने की इजाज़त नहीं। इसके अलावा दरगाह पर हाजिरी के लिए ज़ायरीन को मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासले का ख्याल रखना होगा। तकरीबन 5-6 महीने हो गए के बाद आज दरबार शरीफ ज़ायरीनों के लिए खोला गया है। दरबार तो खुला ही था, लॉकडाउन की वजह से ज़ायरीनों का आना जाना रोक दिया गया था और जो भी रसूमात हैं दरबार की वो हम खुद्दाम हजरात कर ही रहे थे। और करीब नवाज के आस्थाने पे हर आने वाले शख्स इस तरीके से आ रहे हैं जिस तरीके से शम्मा पे परवाने मंडलाते हैं और ये शम्मा के परवाने मंडला रहे हैं। प्रशासन और पुलिस के मुतालिक जो भी बात हुई है हमारे कमेटी के लोगों में, उसको देखते हुए इस वजह से फूल वगैरह ज़ायरीनों की जानिब से पेश नहीं हो रहे हैं। जो दरबार का जो कस्टम है, नियम है, उसके मुतालिक खिदमत के वक्त फूल एक वक्त पेश होते हैं। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आम लोगों के लिए खोल दी गई है। ताहम अगर आप ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कई बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे चादर और फूल चढ़ाने की इजाज़त नहीं है। साथ ही समाजी फासले के लिए निशान लगाए गए हैं। सैनिटाइजेशन के लिए भी मशीनें लगाई गई हैं। दरगाह में वज़ूखाने को बंद कर दिया गया। इस पूरे इंतजाम का जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह कल से खुल गई है, लेकिन अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। इस वक्त मैं दरगाह में मौजूद हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर अपना टेम्परेचर देना है और उसके बाद सैनिटाइजेशन जो गेट ही पर होता है, तो ये गेट लगाया गया है और सैनिटाइजेशन का यहाँ पर इंतज़ाम है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे साफ़ सफाई हो या फिर सैनिटाइज़ करने के लिए दीवारों को, दरवाज़ों को सैनिटाइज़ करने के लिए तमाम तरह की मशीनरी भी यहाँ पर लगाई गई है। उसके बाद एक ख़ास बात यह है कि आप ये देखेंगे कि इस तरीके से यहाँ पर जो लाइनें हैं वो बनाई गई हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर होते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। अगर आप हज़रत ख्वाजा अबुल हसन अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर जाना चाहते हैं तो आपको इस तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों को, इन चिन्ह को, ये जो निशान लगाए गए हैं, इनको फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। वो जो आपको मज़ार दिखाई दे रहा है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का वही मशहूर मज़ार है जिसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए मार्किंग की गई है
और निशानात लगाए गए हैं। जो खादिम हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो ज़ायरीन हैं उनको लेकर के वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आगे बढ़ने का इंतज़ाम है। यहाँ पर सीधे तौर पर दरवाज़े की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है, बल्कि ज़ायरीन को इस तरीके से आगे की तरफ जाना है और उसके बाद वो फिर वहाँ पर आगे आते हैं। और अगर वहाँ पर ये जो आपको नीले कलर का डब्बा आपको रखा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर आप फूल लेकर आए हैं तो आपके फूल यहाँ पर जमा कर लिए जाएंगे। इजाज़त नहीं है, मना भी किया गया है, लेकिन जो लोग लेकर आ रहे हैं उनके फूल यहाँ पर जमा कर लिए जाएंगे, चादरें यहाँ पर जमा कर ली जाएंगी। उसके बाद फिर आप यहाँ से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये निज़ामुद्दीन हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का ये मज़ार है। इस मज़ार के अंदर अब आपको अंदर जाना है, किसी चीज़ को आप छू नहीं सकते। सैनिटाइजेशन का पूरी तरीके से इंतज़ाम किया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर बोतल लगाई गई है, यहाँ पर सैनिटाइज़ करेंगे, अंदर जाएंगे और उसके बाद घूमते हुए यहाँ से वापस आएंगे। तो ये तमाम तरह के इंतज़ामात यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर कुछ ज़ायरीन आए हुए हैं। कैसे इंतज़ाम लगे यहाँ पर? बहुत अच्छा हुआ है जी, यहाँ पर काफ़ी सुविधा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी है प्रयोग यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। हर गेट पे आपको सैनिटाइजर मिलेगा और आपने देखा होगा टनल भी लगाई गई है वहाँ पर। आप यहाँ पर अंदर आए हैं, कहाँ कहाँ आपको किस तरीके से? मेन एंट्री से ही है, जो एंट्रेंस है यहाँ पर तो आपको दिखाई दिया होगा टनल लगी हुई है यहाँ पर, वहाँ पर सैनिटाइजर हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर फूल जमा किए जा रहे हैं। ये शाम को चढ़ेंगे फूल, अभी मज़ार पे चढ़ नहीं सकते इसलिए यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पर फूलों को जमा किया जा रहा है, यानी कि फूलों के ज़रिए से अगर आपको किसी तरह की जो दिक्कत हो सकती है तो उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ पर जो ये इलाका है आप देखेंगे, ये लाइन बना दी गई, इसको पूरे तरीके से घेर लिया गया। आमतौर से यहाँ पर ख़वातीन बैठती थी और वो यहाँ पर तिलावत किया करती थी, लेकिन अब वो तिलावत भी करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है। कुछ ही देर 2 मिनट के करीब आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये तमाम तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो तमाम चीज़ों का ख्याल आपको रखना होगा। कैमरामैन चंद्रदेव यादव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। राजस्थान में आज से मसाजिद को नमाजियों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया। इस दौरान नमाजी समाजी फासले का ख्याल रखते हुए नमाज अदा कर रहे हैं। जयपुर की जामा मस्जिद में वैसे तो 2000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद कमेटी ने फैसला किया कि एक मरतबा में 400 से ज़्यादा लोगों को मस्जिद में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जामा मस्जिद को नमाजों के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए अल्कोहल फ्री सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जायज़ा लिया हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद ने। जामा मस्जिद को नमाज शुरू होने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, फ्यूमिगेशन बाकायदा किया जा रहा है। ये एक नया तरह का जो सैनिटाइज़र है जामा मस्जिद में ख़ास तौर पर इस्तेमाल में लिया जाएगा, जिसके अंदर जो अल्कोहल है उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लिया गया। पूरे जामा मस्जिद परिसर को बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। जो सैनिटाइज़र यहाँ पर इस्तेमाल में लिया जा रहा है तो किस तरह का है, इसमें अल्कोहल से आपने एहतियात बरता है? ये जो अल्कोहल सैनिटाइजिंग हो रहा है मुकम्मल तौर पे पूरी तौर पे 100% अल्कोहल फ्री है। ये आप चाहें इसका जो इसका मैनुअल दे रखा है, जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें पूरी तौर पे ये बता दिया गया है कि पूरा ये अल्कोहल फ्री है। अल्कोहल फ्री। और आप इसी को अब हर नमाज के बाद में पूरी मस्जिद को या एक दिन के अंदर पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे ताकि कोई संक्रमण का खतरा न रहे? पूरी तौर पे हम लोगों ने सैनिटाइज ये परचेज़ भी कर लिया, कुछ लोगों ने भी दिया भी है। हमारे यहाँ पे जो लगाया गया ये भी एक साहब ने लगाया, हम उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उनके काम को खूब बढ़ाए। और ये मसाजिद और मंदिरों के लिए, ख़ास तौर से इबादत गाहों के लिए ही ये बनाया गया है। और इसको यहाँ तक कि हम पानी के ओवरहेड टैंक में भी डलवा रहे हैं, इसको पी भी सकते हैं और वज़ू के लिए भी इसको काम में लिया जाएगा। वज़ू भी इससे काम में लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सिल्वर का है, क्या टेक्नोलॉजी है? ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की टेक्नोलॉजी है। कोविकारा के नाम से हम सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट बना रहे हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई अल्कोहल, कोई केमिकल किसी तरह का नहीं है और ये पहला ऐसा सैनिटाइज़र है जो 100% अल्कोहल फ्री और 100% नेचुरल है। तो सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी, जिसको आप चांदी की भस्म भी बोलते हैं, तो चांदी की भस्म और पानी से बनाया गया है। बिल्कुल, ये सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी है। यानी पुराने आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो जो चांदी की भस्म है उसको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। और फ्यूमिगेट करने के लिए देखिए पूरी सफ़ों को बाकायदा हर नमाज के बाद में इस तरह से एहतियात बरता जाएगा ताकि किसी भी तरह का संक्रमण का ख़तरा ना रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न सिर्फ नमाज में और जमात के बाद में बाकायदा वज़ू के अंदर भी इस पानी को इस्तेमाल में लिया जाएगा ताकि जो
इन्फेक्शन की कोई संभावनाएं हैं, कोई हालात हैं इस तरह के पैदा हो रहे हैं, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। यहाँ पर जो तमाम लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने वाले, वो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो एहतियात बरते जा रहे हैं उसके नतीजे बेहतर होंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। औरंगाबाद के जामिया काशिफुल उलूम में ऑनलाइन तालीम व तदरीस का सिलसिला शुरू किया गया है। इस जामिया में 1000 से ज़्यादा तलबा ज़ेर तालीम है, लेकिन कोरोना वबा की वजह से पिछले 5 महीनों से तालीमी सरगर्मियाँ पूरी तरह से ठप हो चुकी थीं। जामिया के जिम्मेदारों और सोसाइटी ने एक जुर्रतमंदाना इक़दाम करते हुए ऑनलाइन तालीम शुरू की है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन ने जामिया के सदर मुदर्रिस मौलाना नसीमुद्दीन से ख़ास बातचीत की। 28 जुलाई तक हमारा तलबा से रब्ता नहीं हो रहा था लॉकडाउन की वजह से, और हम बेचैन थे कि तलबा असातिज़ा से मरबूत नहीं है, हालात ऐसे हैं, वबा ऐसी है, क्यों ना ऐसा काम किया जाए तालीम की लाइन से कि ऑनलाइन तालीम शुरू की जाए। तो उस सिलसिले में पहले हमने ऑनलाइन तालीम के माहिरीन से रब्ता किया। फिर पता चला कि उसके वसाइल बहुत अहम हैं, जो एक दीनी मदरसे के लिए उसको हासिल करना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जब बंदा इरादा करता है तो अल्लाह बड़े से बड़े अच्छे काम को पूरा कर देते हैं। हमारे असातिज़ा ने पूरी हिदायत का लॉकडाउन के ख्याल करते हुए, लिहाज करते हुए और ऑनलाइन तालीम 28 जुलाई से शुरू की। दारुल नदवतुल उलमा लखनऊ के तालीमी निगरानी में ये काम चल रहा है। हमारा बाज़ाब्ता उस एशिया की अजीम दरजगाह से इल्हाक़ है और वहाँ भी असबाक़ हो रहे हैं। उन्होंने जो तरतीब रखी है उस तरतीब से हम यहाँ भी असबाक़ दे रहे हैं आलिया के बड़ी क्लासों की। पीएम केयर फंड से फराहम करदा वेंटिलेटर हर तालुके को फराहम किए गए हैं, लेकिन वहां डॉक्टर्स नहीं होने की वजह से वेंटिलेटर धूल खाते पड़े हैं, जबकि औरंगाबाद शहर के अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी से अमवात हो रही हैं। इस तरह का सनसनीखेज इल्ज़ाम औरंगाबाद के 2 अरकान पार्लियामान ने लगाया और मुतालबा किया कि ताल्लुका जात को फराहम करदा वेंटिलेटर फौरी शहर के अस्पतालों में मुंतकिल किए जाएँ। MP इम्तियाज़ जलील का कहना है कि गंगापुर तालुके में 10 वेंटिलेटर दिए गए, लेकिन जिनमें से 4 का इस्तेमाल हो रहा है। कन्नड़ तालुके में 10 के 10 वेंटिलेटर खाली पड़े हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बीजापुर में 19 वेंटिलेटर दिए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 5 इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री PM केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं, दिल्ली में बैठा हुआ एक सेक्रेटरी ने कहा कि औरंगाबाद में इतने हॉस्पिटल्स हैं, उनको इतने वेंटिलेटर्स देने चाहिए करके। पाचोड़ जैसे हॉस्पिटल के ऊपर जहाँ पर बराबर से डॉक्टर्स नहीं, जहाँ पर बराबर से स्टाफ नहीं, तो वहाँ पर 10 वेंटिलेटर्स दे दिए गए हैं, जबकि उनकी कैपेसिटी वहाँ पर 2 वेंटिलेटर्स हैंडल करने की नहीं है। कहीं पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल में चल जाओ या सरकारी अस्पताल में चल जाओ तो ये हाथ ऊपर कर देते हैं कि नहीं हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, और इसी दौरान पेशेंट की मौत हो रही है। कितने पेशेंटों की जान गई है क्योंकि उनको वेंटिलेटर्स नहीं मिले हैं। अब मैंने जो डेटा अपने लेवल के ऊपर जानकारी हासिल की थी, गंगापुर के अंदर इनको 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं, तो सिर्फ 4 वहाँ पर लगाए गए हैं, 4 बंद पड़े हुए हैं, 4 लगाए ही नहीं गए हैं, और 2 वेंटिलेटर्स वहाँ से MGM हॉस्पिटल को दे दिए गए हैं। कन्नड़ के अंदर 10 वेंटिलेटर्स है, 10 के 10 बंद पड़े हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर ये वेंटिलेटर्स की अगर संख्या देखें, अगर ये पूरे के पूरे अगर वापस लिए जाए तो कम से कम 25 से 30 वेंटिलेटर्स आज यहाँ पर पड़े हुए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में रोज़ाना कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। कॉरपोरेशन के महकमे सेहत ने अब एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत की है। सबसे पहला कॉरपोरेशन के हेल्थ वर्कर्स, साफ सफाई मजदूरों और अफसरान का टेस्ट किया गया। इसके बाद शहर के गलियों मोहल्लों में पहुंचकर आम शहरियों की एंटीबॉडी टेस्टिंग की जाएगी। कोविड जो मालेगांव में है आज पश्चिम जो है उसमें वहाँ पे बढ़ रहा है, तो लोगों ने एहतियात करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी कोविड की पोजीशन जो है करीबन बढ़ रही है, तो उसके लिए मालेगांव महापालिका की मध्य प्रदेश के स्कूलों में उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर करने और नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू ज़बान को शामिल करने के मुतालबे को लेकर भोपाल में मुहिबान उर्दू ने अपनी तहरीक फिर तेज़ कर दी। मुहिबान उर्दू ने 21 अगस्त को अपने मुतालबात को लेकर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर तालीम के साथ मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह और वज़ीर तालीम को मेमोरेंडम भेजा था, लेकिन अभी तक किसी ने भी इनके मेमोरेंडम और उर्दू को लेकर किए गए ट्वीट का जवाब नहीं दिया।
उर्दू के हक़ को लेकर मुहिबान उर्दू ने जो दोबारा अपनी तहरीक शुरू की है, इनमें इनके मुतालबात क्या होंगे और हुकूमत की अदमतोजही के बाद इनकी तहरीक का रुख क्या होगा, इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मुहिबान उर्दू के ज़िम्मेदारान से ख़ास बातचीत की। नई तालीमी पॉलिसी में उर्दू को शामिल न किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश के मुहिबान उर्दू हुकूमत के रवैये से सख्त नाराज़ है। इन्होंने जो है पिछले महीने भी हुकूमत को मेल भेजा था, मिलने का वक्त मांगा, अब फिर इन्होंने तहरीक को शुरू किया। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। इजाज़त साहब, आखिर क्या वजह है कि आप लोगों ने मेल भी किया और उस पर बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि कश्मीर में हम देखते हैं कि उर्दू को सरकारी ज़बान दर्जा दे दिया। मैं उसको एक शेर के ज़रिए आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि इल्तिजा को मेरी फरमान न समझा जाए, इल्तिजा को मेरी फरमान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए। मैं उर्दू हूँ, मज़हब नहीं, तहज़ीब हूँ मैं, मुझे हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। तो जिस तरह से कश्मीर में इसको पब्लिक की डिमांड पर, जैसा कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने कहा कि पब्लिक की ख्वाहिश थी, डिमांड थी, तो हमने उसको सरकारी ज़बान में शामिल कर लिया। तो इसी तरह हम यहाँ हिंदुस्तान के सारे लोग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या और भी दीगर जगह पे, तो हम भी तो पब्लिक है और हम भी यही डिमांड कर रहे हैं कि उसको उसमें शामिल किया जाए। ये हमारे सारे साथी हैं, इन साथियों के साथ मिलकर इसको हम दोबारा मेमोरेंडम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोरोना काल के चलते वो मिलने का वक्त तो नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग कई बार शासन प्रशासन को मेमोरेंडम दे चुके हैं, लेकिन कोई भी शासन की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, टाल मटोल किए जा रहे हैं। हम लोग ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से खबर पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया बिल्कुल सुस्त है। हम उनसे आग्रह करते हैं कि उर्दू के लिए और जो शिक्षकों को जो तनख्वाह नहीं मिली है और जो उनको नौकरियां नहीं मिली हैं, तो उसके लिए आगे कदम उठाएं, नहीं तो हम आगे चलकर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। बहुत पुरानी ज़बान है, ये कोई नई ज़बान तो नहीं है कि साहब उसके लिए डिमांड की जाए। ये तो बहुत पुरानी है और इसको जो है ना रेगुलर ही रखना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा नहीं है। स्कूलों के अंदर देख लें आप, राइटर जो हैं उर्दू के बगैर रह नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो इसके ऊपर ध्यान दें। एक पॉलिटिकल अकोला पुलिस ने बेहतरीन पहल करते हुए तमाम मज़ाहिब को एक स्टेज पर जमा करने का काम किया। समाज में बढ़ते फ़िक़्हा वाराना मुनाफरत को ख़त्म करने और आपसी भाईचारे को फ़रोग़ देने के मकसद से अकोला में एक सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। अकोला पुलिस की जानिब से मुनक़िदा इस सेमिनार में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस इजलास में मजहबी रहनुमाओं ने फ़िक़्हा वाराना रवादारी पर खिताब करते हुए इत्तेहाद कायम करने का अज़्म किया। तमाम मज़ाहिब के लोगों ने इंसानी और अखलाकी पहलुओं पर रोशनी डाली, साथ ही उन उसूलों को समाज में आम करने पर जोर दिया। डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक छोटा सा एफर्ट है। फिलहाल देश का क्या परिस्थिति है और इसी तरीके से देश शांत रहना है, फिर सोसाइटी से हमारा क्या अपेक्षित है? इंसान का एक ही धर्म है, इंसानियत, सच्चाई, लोड़वंदा की मदद करना, मुसीबतों को सहायता देना, किसी भूखे को खाना खिलाना। सबका मंशा यही रहा कि मुल्क उस वक्त तक तरक्की करता रहेगा जब तक हम एकताई के साथ में और मुत्तहिद होकर ज़िंदगी गुजारते रहेंगे, तो हिंदुस्तान का नाम सारी दुनिया में बुलंदो बाला रहेगा। समाजवादी पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट और मशरक़ी यूपी के अहम सियासी शख्सियत अतीक अहमद के खिलाफ पुलिस इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई की है। मुकामी पुलिस ने इलाहाबाद में वाक़ अतीक अहमद की करोड़ों की जायदाद को सील करने और उनको मुनज़्ज़म करने की कार्रवाई शुरू की है। मुकामी पुलिस ने सिविल लाइन और नवाब यूसुफ रोड पर कायम अतीक अहमद के बेनामी जायदाद को मुनज़्ज़म कर दिया। इसमें अतीक अहमद के करीबी तस्वुर किए जाने वाले का रेस्टोरेंट और होटल भी शामिल है। मुकामी इंतजामिया का कहना है कि जाँच में अतीक अहमद की कई बेनाम जायदाद का पता चला। इंतजामिया का यह भी दावा है कि अतीक अहमद से वाबस्ता ये जायदाद गैर कानूनी तरीके से बनाई गई थी। वाज़ेह रहे कि योगी हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अतीक अहमद को कई संगीन मामलों में गिरफ्तार करके अहमदाबाद सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। अतीक अहमद इलाहाबाद मगरबी हल्के से 5 बार MLA और फूलपुर हल्के से पार्लियामेंट के रुकन रह चुके हैं। झारखंड कांग्रेस अक़लियती सेल के रियासती सदर शकील अख्तर अंसारी ने हज़ारीबाग के तालिबा सलीना यास्मीन के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। इन्होंने इस मामले में हज़ारीबाग पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। शकील अंसारी ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि पिछले दिनों सलीना यास्मीन के नाम नेहाद आशिक प्रिंस यादव के जरिए अबरू रेजी के बाद कत्ल कर फांसी पर लटका दिया था। प्रशासन हज़ारीबाग का जो रवैया है वो बहुत निंदनीय है। हम हज़ारीबाग पुलिस प्रशासन और SP साहब से यह मांग करते हैं कि इस कारनामे को जिसने भी अंजाम दिया है
वो चाहे जिस समाज का हो, जिस जात का हो, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं और हजारीबाग प्रशासन से यह भी मांग करते हैं कि उसके पूरे परिवार को सुरक्षा दी जाए। आज इस यास्मीन की हत्या हुई, कल उसके परिवार की हत्या हो जाएगा। कर्नाटक के रायचूर में स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने मुल्क के कानून साज इदारों में नई तालीमी पॉलिसी पर मुबाहिस करने की मांग की है। एसआईओ के लीडरों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ताल्लुक से आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हुक्काम के जरिए वज़ीर आला येडियुरप्पा को एक मेमोरेंडम रवाना किया। इस मौके पर एसआईओ के लीडर सैयद मुस्तफ़ा हसन रिजवी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पार्लियामेंट में मुबाहिस के बगैर नई तालीमी पॉलिसी को जारी किया है। एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है वो ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे पहुंचने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि ये, क्योंकि हम जमहूरी निज़ाम में रहते हैं तो जमहूरियत का अहम तकाजा ये है कि इसमें चर्चा हो, बहस हो, गुफ्तगू हो और उसके बाद सही नतीजों पे और बेहतर फैसले हों। लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कोई चर्चा, कोई बहस हुई नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में गुफ्तगू हो, साथ में कैबिनेट में और असेंबली में भी इस पर गुफ्तगू हो। इसकी गुफ्तगू की वजह यह है कि हमने जब इसको देखा तो हमको समझ में आया कि इसमें कुछ फ्लॉज हैं, गलतियां हैं, जिसको लोगों के सामने लाना ज़रूरी है या उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक अच्छा एजुकेशन पॉलिसी लाया है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट पे, किस तरीके से वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगा, इसकी क्लैरिटी हमको नहीं मिलती। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर में खस्ताहाल मईशत को बूम देने के लिए हुकूमत ने स्टैम्प ड्यूटी में कमी करने का फैसला किया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने रियासत में खस्ताहाल मईशत को पटरी पर लाने के लिए जहां दूसरे सेक्टर में इस्लाही कदम उठाए हैं, वहीं रियल एस्टेट में बूम देने के लिए ज़मीनों की खरीदो फरोख्त में स्टैम्प ड्यूटी को 3% से घटाकर 1% करने का फैसला किया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह ने अपने फैसले के बारे में कुछ यूँ बयान किया। हर व्यक्ति का परिवार का एक सपना होता है, उसका अपना एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोविड काल में आर्थिक गतिविधियां लॉकडाउन के कारण लगभग समाप्त हो गई थी। रियल एस्टेट में कैसे बूम आए, इसके लिए भी हम हर संभव प्रयास करेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीदी और बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर पहले 3% सेस लगता था, अब उसको घटाकर 1% किया जाने का एक बड़ा फैसला हमने लिया है। औरंगाबाद शहर की खस्ता हाल सड़कों को लेकर एमपी इम्तियाज जलील ने शहर के रेलवे स्टेशन ब्रिज पर रास्ता रोको एहतजाज किया। इस मौके पर एमपी इम्तियाज जलील ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बदउनवानी का इल्जाम आयद किया। इम्तियाज जलील के मुताबिक शहरियान को स्मार्ट सिटी की नहीं बल्कि बुनियादी सहूलियात, सड़क, पानी और बिजली की ज़रूरत है। से जाने वाला हर जाति धर्म का इंसान है, उनके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक सड़क है ऐसा नहीं है। रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते ही हमारे शहर की छवि क्या होती है ये साफ दिखाई पड़ता है जब इस फ्लाईओवर से हम गुजरते हैं। हमारे औरंगाबाद शहर की सिर्फ यही मांग है कि हमको अच्छी सड़क दे दीजिएगा। जो पानी यहाँ पर जयकवाड़ी डैम पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है, गेट छोड़कर हमें पानी को बहाना पड़ रहा है दूसरी तरफ, लेकिन हम शहरवासियों को पानी नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस महानगर पालिका के अंदर बैठे पिछले 20-25 सालों से सिर्फ लूटने का जिन्होंने काम किए हैं, आज हम सरकार को, प्रशासन को और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं हमको उनको बताना चाहते हैं कि अगर 8 दिनों के अंदर अगर शहर के पूरे तरीके से गड्ढे अच्छे तरीके से भरे नहीं गए तो हम 8 दिनों के बाद दोबारा सड़क के ऊपर उतरेंगे। अकोला में बनकर तैयार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर धरना आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला रंजीत पाटिल ने शिरकत करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ वसाइल की कमी के सबब मौत के ग्राफ में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बनकर तैयार अस्पताल शुरू नहीं किया जा रहा है। अलीगढ़ नगर निगम एग्जीक्यूटिव की मीटिंग आज मेयर मोहम्मद फुरकान की सदारत में मुनक़िद हुई। इस मौके पर शहर के तरक्याती मंसूबों पर गौर ख़ास किया गया। वहीं तवील अरसे से इल्तवा में पड़ी हुई प्रेस क्लब की तजवीज़ को अक्सरियत के साथ पास किया गया। गौरतलब है कि अलीगढ़ में सहाफ़ियों का प्रेस क्लब की तामीर के लिए मुतालबा काफ़ी दिनों से किया जा रहा है।
हर शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट सिटी तो एक नई चीज़ है, लेकिन प्रेस क्लब का बनना ये एक अलीगढ़ की शोभा बढ़ाएगा, मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। मजीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।